तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में। और इस लेक्चर में सर हमारा जो कल का जो पार्ट था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने जो है कोर कंपेटेंसी वाले पार्ट को ख़त्म किया। ये देखा कि कोर कंपेटेंसी अपने को कोई कैपेबिलिटी को अगर अपनी कोर कंपेटेंसी बतानी है तो उसके लिए अपने को 4 क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है, जिसमें 4 क्राइटेरिया में सबसे पहली क्राइटेरिया थी कि भाई वो कैपेबिलिटी वैल्यूएबल होनी चाहिए। दूसरा, वो रेयर होनी चाहिए। तीसरा, वो कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए। एंड चौथा सर, वो क्या होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, चौथा क्या था? चौथा क्या था? कॉस्टली टू इमिटेट, रेयर, वैल्यूएबल, और चौथा क्या था सर? नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। वो सब्स्टिट्यूटेबल नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेबल नहीं होना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूटेबल है तो फिर सर वो यूनिक कैसे रहेगा, है ना? मतलब उसकी यूनिकनेस कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगी। तो वही अपने को जो है बात समझनी थी कि अपनी कैपेबिलिटी को अपन कोर कंपेटेंसी तभी बोल पाएंगे जब ये 4 क्राइटेरिया जो है फुलफिल होती है। ठीक है, कल अपन ने ये देखा। उसके बाद अपन ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले पार्ट को समझा। उससे पहले अपन ने स्वॉट एनालिसिस भी देखा, लेकिन स्वॉट एनालिसिस में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं आपको रिवाइज कराऊँ। बेसिक सा पार्ट था, वो अपन ने कल देख लिया, डिस्कशन कर लिया। फिर अपन ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में समझा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने को जो है कोर कंपेटेंसी के बेसिस पे ही मिलता है। अगर अपने पास कोर कंपेटेंसी है तो अपन जो है उसको यूज़ करके अपन अपने कंप्यूटर से आगे रह सकते हैं, अपने को एक एज मिलेगा। और वो एज ही हमारे लिए हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाया जाता है सर। बेसिकली हम हमारे कंप्यूटर से थोड़ा सा आगे रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जो कि उसके पास नहीं है ना? हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज़ है, रेयर कैपेबिलिटीज़ है, ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जो कि कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, है ना? उनका कोई भी सब्सटीट्यूट्स नहीं है ना? तो फिर वो हमारे लिए कोर कंपेटेंसी बनती है और उसके वजह से हम लोग जो है हमारे कंप्यूटर से आगे रह पाते हैं। तो वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है बन जाती है सर। एक मेरी नज़र गई इधर पेजेस पे, नंबर ऑफ पेजेस पे, तो 50 पेजेस अपन पढ़ चुके हैं। 50 पेजेस जितना कंटेंट अपन ने यहाँ पे फिट कर लिया। तो मेरे ख्याल से तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी नीचे ऊपर जा रहा है तो तुम मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ। बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार रेगुलर बैच कंडक्ट करो। रिवीजन लेक्चर्स जो पहली बार भी अपन ने किए हुए कंडक्ट, बट रिवीजन लेक्चर्स में से कुछ एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं रहता है, जस्ट एक रीडिंग एंड रिकॉलिंग वाला पार्ट रहता है। बट रेगुलर बैच में समझाने वाला पार्ट रहता है। तो मेरे को बताना है कि ये जो समझाने का जो मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, वो उसका जो बेटर जो ये फीडबैक है वो तुम लोग ही देख सकते हो, जो कि तुम लोग लेक्चर जो डेली बेस पे देख रहे हो। मैं पूरा लेक्चर तो देख नहीं सकता, है ना? क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, 2 बार ही पढ़ चुका हूँ। और आज मेरे ख्याल से कौन सी डेट है आज? आज शायद से 29 है, 29 ऑफ जून है। सो नज़दीक आ रहे हैं सर। अपना टारगेट है जुलाई के लास्ट वीक में इसको कंप्लीट करना, बैच को 25 के रेंज में अपना टारगेट है। तो देखते कैसे होता है। अभी तक तो चैप्टर 3 मेरे ख्याल से एक अपने 3-4 लेक्चर के अंदर चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 3 3-4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर चैप्टर 4 और 5 मेरे ख्याल से हो जाएगा। अपना जो टारगेट है जुलाई एंड तक का, जो जुलाई एंड नहीं, जुलाई लास्ट वीक तक का अपना टारगेट है कि 25 के रेंज में हो जाए। सो देखते कैसे क्या होता है। आज के लेक्चर में सर कंप्यूटर एडवांटेज वाले पार्ट को अपन जो है आगे बढ़ाते, थोड़ा सा और डिटेल में समझते। एक सेकंड, ये क्या आ गया? कैंपेन मैनेजर, एक सेकंड ना। ओके सर, तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम के साथ में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेकर के अपने को जो चीज़ें फिर से डिस्कस करनी है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से अपने को एक बेनिफिट मिलता है, जिससे अपन अपने कॉम्पिटिटर से जो है अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उससे थोड़ा सा आगे रह पाते हैं, उससे बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, है ना? अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सर्टन कैपेबिलिटीज है जो कि उसके पास नहीं है, और उन्हीं कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे हम उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सर। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको समझ गया रहेगा क्या चीज़ है क्या नहीं, है ना? बेसिकली आपके कोर कंपेटेंसी के बेसिस पे आप जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकते हो। अब मुद्दा ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपन सस्टेन कैसे कर पाएंगे। बिकॉज देखो, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास जो कि हमारे कंप्यूटर के पास नहीं है, लेकिन हमारा कंप्यूटर शांत नहीं बैठेगा। वो भी कोशिश करेगा कि वो कैपेबिलिटी जो कि हमारे पास है वो उन कैपेबिलिटीज़ को कॉपी करे, अपने पास भी लेकर के आए, ताकि वो हमारे साथ सही तरीके से compete कर सके, है ना? तो वो भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेगा। और जो कैपेबिलिटीज़ आज की डेट में उसके पास नहीं है ना, वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश वो भी करेगा, है ना? तो जो चीज़ें अपन कर रहे हैं, जिसके जो चीज़ों को करके अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो भी कॉपी करेगा। हमको बस इतना मेक श्योर करना है कि उसके लिए वो कॉपी करना हम कितना ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं, है ना? उसके लिए जितना ज़्यादा हम मुश्किल बनाएंगे कॉपी करना हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या फिर हमारी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को, हमारे पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, है ना? तो उतना ज़्यादा हमारे लिए जो है, हम जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है हम सस्टेन कर पाएंगे, है ना? उतना जो है हम उसको पीछे छोड़ पाएंगे और हम अपन आगे रह पाएंगे।
तो यहाँ पर जो है आपको जो है ये पॉइंट अपने को यहाँ पे इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कंसेप्ट में समझना है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन कैसे करवा सकते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए अपने को उसको सस्टेन करवाना है तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप जो है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है अचीव करोगे, है ना। तो यहाँ पर अपन जो है पढ़ते हैं एक बार, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अ फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सेकंड हाईलाइटर ले लेता हूँ। डिपेंड्स अपॉन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। आपके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी कैपेबिलिटीज है, जिसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है ना, उन रिसोर्सेज एंड उन कैपेबिलिटीज के अंदर कुछ आपके जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होने चाहिए। अगर वो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज फुलफिल करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप अच्छे खासे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे, यानी कि उसको आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जो है कॉपी नहीं कर पाएगा। जिस वजह से जिस रिसोर्सेज है, जिस कैपेबिलिटी को आप यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो ना, उन रिसोर्सेज एंड उन कैपेबिलिटीज को जो है वो कॉपी नहीं कर पाएगा, इमिटेट नहीं कर पाएगा, है ना। अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कैपेबिलिटी या फिर रिसोर्स के अंदर है सर, है ना। तो वो चार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है सर? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है आपका ड्यूरेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपका जो भी रिसोर्स है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको जो है यूज़ करते हैं आपके पास आना चाहिए। आपके पास कोई एक ऐसा रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपके पास एक रॉ मटेरियल है जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है, जो कि जल्दी से जो है यहाँ पे वैनिश हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आप जो है फूड आइटम्स बनाते हो, उसके अंदर आप आइसक्रीम बनाते हो, है ना। तो आइसक्रीम में आप जो आपके मिल्क वगैरह के प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, ये ड्यूरेबल नहीं रहते सर, है ना। ये इसको आप जो है ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, इसकी एक सर्टन शेल्फ लाइफ है ना। तो आपको ये देखना है कि आप आपके आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ कितनी ज़्यादा रख सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर से ज़्यादा आपकी आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ है तो दुकानदार आपकी आइसक्रीम खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए जो है इस अपने स्टॉक को जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी शेल्फ लाइफ कम है, जल्दी एक्सपायर हो जाती है वो आइसक्रीम, है ना, तो आपका दुकानदार चाहेगा क्योंकि वो ऐसे कंपनी की आइसक्रीम खरीदे, ऐसे कंपनी का माल अपनी दुकान पे रखे जिसका एक्सपायरी डेट जो है बहुत टाइम बाद आता है, जो कि ड्यूरेबल है, जो कि बेसिकली ड्यूरेबल है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, कुछ ऐसे आपको जो है इंग्रेडिएंट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको आप ऐड करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सको, तब जा करके आपका जो है माल जो है आपका जो दुकानदार है वो खरीदेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखेगा आपके ब्रांड का, आपकी कंपनी का। तो यहाँ पर आपको जो है ये देखना है कि जो भी आपका रिसोर्स है या फिर जो भी आपकी कैपेबिलिटी है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा टाइम तक आपको उसको यूज़ करते हुए आना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो मतलब फिर मतलब फायदेमंद ही नहीं होगा ना आपके लिए, कुछ आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ड्यूरेबल होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते हैं एक बार, द पीरियड ओवर विच अ कंपेरेटिव एडवांटेज सस्टेन डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द रेट एट विच फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिट्रॉइट। आपके जो फर्म के रिसोर्सेज है, आपके जो फर्म की कैपेबिलिटीज है, वो कितना जल्दी खत्म हो रही है, डिट्रॉइट यानी खत्म हो जाना, तो कितना जल्दी खत्म हो रही है उसके बेसिस पे डिपेंड रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ड्यूरेबिलिटी, है ना। आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक आप इंजॉय कर पाओगे, कब तक आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? ये डिपेंडेंट रहेगा आपके रिसोर्स या फिर आपकी कैपेबिलिटी के डिट्रॉइशन पे, कितने रेट से वो डिट्रॉइट होते हैं, कितने जल्दी जल्दी वो खत्म हो रहे हैं, है ना। जितना जल्दी जल्दी आपके रिसोर्सेज खत्म हो रही है, जितनी जल्दी जल्दी आपकी कैपेबिलिटीज़ खत्म हो रही है ना। कैपेबिलिटीज़ कैसे खत्म हो सकती है? हो सकता है आपकी ये कैपेबिलिटी है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है काफ़ी जो है आपका जो, जैसे कि अपन ने कल भी एक इंटेल का जो है यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अपन ने उनका देखा था, उनका जो आर एन डी का जो टाइम साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी वो नए नए प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। उनका आर एन डी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो ये उनकी कैपेबिलिटी है। कहीं ना कहीं अगर उनकी आर एन डी टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, अपने टास्क को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटीज काम नहीं कर रही है ना। तो अगर उसकी कैपेबिलिटी काम नहीं कर रही है तो फिर उसका जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपका रिसोर्स है, कैपेबिलिटी है, वो सही तरीके से काम करे, लंबे समय तक काम करे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आर एन डी टीम का जो मेन मेंबर था वो जॉब छोड़ के चले गया, है ना। तो जो कैपेबिलिटी थी कि आपकी भाई आर एन डी करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है ना। तो वो जिस मेन बंदा जो प्लानिंग करता था उधर पूरा उस पूरे डिपार्टमेंट का, वो बंदा ही काम छोड़ के चले गया, है ना। तो वहाँ पर आपका जो अभी वो जो एक एडवांटेज था, वो जो कैपेबिलिटी आपके पास थी, वो आपकी चली गई, खत्म हो गई, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कैपेबिलिटी है वो आपको जो है लंबे समय तक जो है चलाते आना चाहिए। अगर वो लंबे समय तक चल रहा है तभी जाकर के आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिलेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके रिसोर्सेज या फिर कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमको जो है देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते सर, इन इंडस्ट्रीज वेयर द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपका प्रोडक्ट इनोवेशन का रेट, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी जो है नए नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर आते रहते हैं। जैसे कि अपन जो है स्मार्ट वॉच का एग्जांपल लेते हैं। आप जो है
कोई भी आप अमेज़न खोलो, फ्लिपकार्ट देखो, आपको सामने एक ना एक नई स्मार्ट वॉच का बैनर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं आज भी अब मैं मेरा फ़ोन खोलूँ, उसके अंदर फ्लिपकार्ट खोलूँ ना, मेरे को स्मार्ट वॉच का बैनर सामने देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? ये फॉर श्योर है, मतलब कि वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ये क्यों हो रहा है सर? ये इसके लिए हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट का आपका जो रेट ऑफ इनोवेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आए दिन लोग नए नए जो है अपनी स्मार्ट वॉचेस के मॉडल्स निकालते जा रहे हैं, लॉन्च करते जा रहे हैं, मॉडल्स निकालते जा रहे हैं, लॉन्च करते जा रहे हैं, है ना? तो वो इंडस्ट्री के अंदर जो इनोवेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। कोई नए फीचर्स उसके अंदर डाल के देता है, एक आध नया फीचर दे देता है, एक आध नए फीचर को तो जो कि पहले भी एग्जिस्ट करता था उसको और ज़्यादा इंप्रूवाइज कर देता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, और उसको जो है अपना जो है नए प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर जो है तेज़ी से जो है लॉन्च करते जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्री में क्या होगा ना, ऐसे इंडस्ट्री में आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, वो जल्दी से खत्म हो जाएगा सर। पढ़ते एक बार फिर से, इन इंडस्ट्री वेयर द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, प्रोडक्ट रिटर्न्स आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोल्यूट। आपने क्या करा, आपने एक मस्त नई सी घड़ी बनाई, है ना? आपने एक नई घड़ी बनाई, इसके अंदर आपने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, और आपने बोला चल इस घड़ी का जाकर के मैं पेटेंट ले लेता हूँ। यानी कि ऐसी घड़ी कोई और दूसरी फिर से जो है कोई भी दूसरी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी। अगर करना होगा किसी दूसरी कंपनी को मैन्युफैक्चर, तो उससे मेरे को मेरा परमिशन, मेरे से उसका मतलब उस कंपनी को मेरे से मेरा परमिशन लेना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरे पास इसका पेटेंट है। अगर वो इलीगली काम करता है तो मैं उसके ऊपर केस वगैरह फाइल करके जो है लीगली जो है आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, मेरे इस वॉच का जो है पेटेंट निकाल लिया। लेकिन मेरे को पता है आए दिन नई 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 टेक्नोलॉजी जो है मार्केट के अंदर आती रहती है, नए जो है अपने स्मार्ट वॉचेस के ब्रांड जो है आते रहते हैं, नई नई स्मार्ट वॉचेस आती रहती है मार्केट के अंदर, नए फीचर्स के साथ आती रहती है। तो मेरे जो है स्मार्ट वॉच का पेटेंट है ना, वो पुराना हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि कुछ काम मतलब का ही नहीं रहेगा ना, पुराना हो जाएगा। ऑब्सोल्यूट यानी कि पुराना हो जाएगा, है ना? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई है। तो क्यों कोई इस टेक्नोलॉजी को जो कि मैंने इस वॉच के अंदर यूज़ की हुई है उसको क्यों कोई यूज़ करने को चाहेगा? नई टेक्नोलॉजी के अंदर मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो लोग नई टेक्नोलॉजी को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ना, पुरानी टेक्नोलॉजी को क्यों प्रेफरेंस देंगे? भले ही मेरे पास उसका पेटेंट है, लेकिन स्टिल वो कुछ काम का ही नहीं है, वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो सब उस नई टेक्नोलॉजी के पीछे जाएंगे, उस नई इनोवेशन के पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे इनोवेशन का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी होता है ना, नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आती रहती है ना, वहाँ पर आपके जो पेटेंट्स है पुराने प्रोडक्ट्स के ना, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ काम के रहेंगे ही नहीं, है ना? लोग वो उस प्रोडक्ट को जो है पसंद करेंगे ही नहीं, वो खरीदना पसंद करेंगे ही नहीं उस प्रोडक्ट को, है ना? तो यहाँ पर अपने को ये बात समझना कि एक इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर आपके पेटेंट जो है पुराने हो जाएंगे, और एक बार पेटेंट्स पुराने हो गए तो जिस पेटेंट पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था, अब वो मिलेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि वो पेटेंट पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी है मार्केट के अंदर, है ना? तो ये बात अपने को जो है यहाँ पे समझना है। सिमिलर कैपेबिलिटीज विच आर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑफ सीईओ आर ऑल्सो वल्नरेबल टू हिज और हर रिटायरमेंट और डिपार्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार अपना R&D टीम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपना R&D या जो टाइम साइकिल है वो बहुत ज़्यादा कम है, एकदम तेज़ी से अपन जो है नए प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते, तेज़ी से करते। तो जो मेन बंदा था, जो कि मेन कोर टीम मेंबर था मेरा, है ना, जिसके ऊपर की मेंबर था जो कि मेरे टीम का, R&D टीम का, वही अभी जॉब छोड़ के चले गया। तो जिस बेसिस पे, जिस बंदे की वजह से मेरे को एडवांटेज मिल रहा था ना, वो बंदे ने जॉब छोड़ दिया, है ना? हो सकता है उसका रिटायरमेंट हो गया, हो सकता है उसके हमारे साथ अभी टर्म्स का जो है एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसको कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए था, हम उसको दे नहीं रहे थे, उसने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर लिया, है ना? तो कोई भी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, फिर वो आपके हाथ से चले जाएगी और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं, है ना? इन्होंने भी वो एग्जांपल दिया कि भाई आपके जो कंपनी का सीईओ था उसका रिटायरमेंट आ गया, फिर उसने जॉब छोड़ दी, तो आपकी जो कैपेबिलिटी थी, जिसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था, वो आपको आगे मिलेगा नहीं, है ना? ऑन द अदर हैंड मेनी कंज्यूमर ब्रांड नेम्स हैव अ हाईली ड्यूरेबल अपील, है ना? काफ़ी बार जो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनका जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि एप्पल हो गया, है ना? आज की डेट में अगर एप्पल का अपने को iPhone 7 भी मिलता है तो भी अपन उसको ले लेंगे, है ना? तो भी अपन उसको ले लेंगे, बोलेंगे यार एप्पल है, इतना अच्छा ब्रांड नेम है, iPhone 7 है, आज की डेट में चलता नहीं है, मेरे को मिल गया तो मैं थोड़ा सा यूनिक जो है यूनिकनेस अपनी दिखा पाऊंगा लोगों को कि यार तुम लोग क्या ये iPhone 15 14 वगैरह यूज़ कर रहे हो, है ना? मेरे पास देखो एप्पल का iPhone 7 है, ठीक है? तो उसके अंदर मतलब तुमको एक थोड़ा सा यूनिक मिलेगा ना, ये तुम क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि ब्रांड नेम काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है ना? ब्रांड चाहे उसका मॉडल पुराना हो या फिर नया हो, वो ब्रांड इतना अच्छा है, ब्रांड इतना महंगा ब्रांड है कि उसकी पुरानी चीज़ भी मेरे लिए जो है वर्थ लेगी, है ना? उसकी पुरानी चीज़ भी मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगी। तो ब्रांड नेम भी काफ़ी बार जो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह काम करता है, और वो ड्यूरेबल होना उसका फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड नेम बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि अगर कोई पुराना मॉडल भी किसके हाथ लग जाए ना, तो भी एकदम खुशी खुशी जो है बोले करके यार ये देखो मेरे पास इस
ब्रांड का फ़ोन है, भले ही पुराना है लेकिन स्टिल मेरे को पसंद है, स्टिल मैं इसके लिए जो है अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ब्रांड के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, है ना। मैं ब्रांड के लिए पैसा दे रहा हूँ, मैं उसके टेक्नोलॉजी लेटेस्ट पुराना वगैरह वो सब मैं चीज़ नहीं देख रहा हूँ, मैं ब्रांड नेम देख रहा हूँ। तो ब्रांड नेम भी आपके लिए ड्यूरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो पहला आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपके रिसोर्स या फिर कैपेबिलिटी के अंदर होना चाहिए था, वो था सर ड्यूरेबिलिटी। मेरे ख्याल से तुमको ड्यूरेबिलिटी वाला पार्ट जो है समझ में आ चुका रहेगा। अब आते हैं सर अपन दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है अपना ट्रांसफरेबिलिटी, है ना सर। ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ सर आपको, कि आपका जो रिसोर्स है या फिर कैपेबिलिटी है वो जितना जो है ट्रांसफर मतलब आपका मतलब जितना ईजी है उसको ट्रांसफ़र करना। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ है ना, जो कि मेरे की एम्प्लॉयज है। से फॉर एग्जांपल मेरी एक R&D टीम है, वही अपन एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। R&D टीम में उसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंपॉर्टेंट की मेंबर है जो कि पूरी प्लानिंग वगैरह करता है, जिसके वजह से हमारी R&D टीम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है काम कर पाती है। तो वो बंदे को जो है मैंने जो है अपना एक अच्छी जो है डिसेंट सैलरी दिया हुआ है, डिसेंट अमाउंट मैंने उसको दिया हुआ है। दूसरी मेरा कॉम्पिटिटर कंपनी थी, उसने देखा करके यार इनका R&D टीम बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि यार ये एक बंदा है, इस बंदे के वजह से ही जो है इनका R&D जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है और इनको जो है बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बस उस एक बंदे पे ही टिका हुआ है, उस बंदे की कैपेबिलिटी की वजह से ये लोग जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे। तो उसने पता करा करके भाई उस बंदे की सैलरी कितनी है, उसने देखा एक्स अमाउंट सैलरी है ना। उसने डबल दी अमाउंट उस बंदे को ऑफर कर दिया कि यार तेरे को जो है उस कंपनी के अंदर एक्स अमाउंट मिलता है, जितना भी अमाउंट मिलता है उसका डबल तेरे को पे करने के लिए तैयार हूँ, तू उधर कंपनी का काम छोड़ मेरे कंपनी में काम आकर के शुरू कर दे सर। तो ऑब्वियसली क्या बात है, वो देखिएगा कि यार डबल पैसा मिल रहा है, कंपनी ये हो या फिर वो हो, मेरे को तो काम करना है ना। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो पैसे से मतलब है। यहाँ मेरे को यहाँ पे एक्स अमाउंट मिल रहा है, उसका डबल अमाउंट मेरे को वहाँ मिल रहा है ना। तो मैं यहाँ काम क्यों करूँ, मैं वहाँ जाकर के काम करूँगा। तो आपका जो कैपेबिलिटी था, जिसके बेस पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टिका हुआ था, वो हो गया इजीली ट्रांसफ़र। डबल द अमाउंट ऑफर किया, इजीली आपका कैपेबिलिटी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो जितना ज़्यादा आसान है आपकी कैपेबिलिटी या फिर रिस्क को ट्रांसफ़र करना ना, उतना ज़्यादा जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा, है ना। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कैसे कर रहे हैं। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको सस्टेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने को उसके बेनिफिट्स चाहिए, है ना। तो अपने को ये देखना कि वो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल ही वो मुश्किल होना चाहिए सामने वाले पार्टी तक अपने को उसको, अगर वो रिसोर्स को या फिर कैपेबिलिटी को अपने को उसको ट्रांसफर करना है तो ईजिली वो ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ईजिली ट्रांसफरेबल हुआ, जैसे कि उसने डबल अमाउंट ऑफर किया, बंदा अपना चलेगा वहाँ पे जिसकी बेसिस पे अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था, जिसकी कैपेबिलिटी की वजह से अपने को जो है एडवांटेज मिल रहा था, है ना। वो उधर चलेगा डबल द अमाउंट लेके, तो अपने लिए ये नुकसान वाली बात है। तो वो ट्रांसफर हो गया ना, वहाँ पे उसका ट्रांसफर हो गया। तो जितना आसान था वो ट्रांसफर, उतना जल्दी हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा मुश्किल है उसका ट्रांसफर होना, रिसोर्स का या फिर कैपेबिलिटी का, यहाँ पे तो कैपेबिलिटी का अपन ने एग्जांपल लिया, रिसोर्स का भी आप जो है अपने राइट से जो है समझ सकते हो। तो जितना ज़्यादा आसान है ना ये चीज़ को ट्रांसफर करना आपके रिस्क को या फिर कैपेबिलिटी को, उतना जो है आपका जल्दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है खत्म हो जाएगा सर। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। ट्रांसफरेबिलिटी का अपन पार्ट देखें। इवन इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, भले ही वो ड्यूरेबल क्यों ना हो, आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। भले ही आपका वो जो भले ही जो बंदा था जो कि आपका R&D टीम का की मेंबर है ना, वो भले यंग हो, अभी सिर्फ वो 20-25 साल का ही बंदा है ना, अभी उसकी रिटायरमेंट आई नहीं है, ड्यूरेबल है कि यानी कि मतलब चलेगा, है ना। 20-25 साल का बंदा है अभी, तो यार और 25 साल काम करेगा आराम से। 25 साल का बंदा पकड़ लेते तो 25 साल तो आराम से और अभी काम करेगा, ये 50 तक की उम्र तक तो आराम से ये काम करेगा, है ना। मतलब वो ड्यूरेबल तो है, लेकिन इट इज़ लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। कंपटीशन उसको ले सकता है ना अपने पास, कंपटीशन उसको अपने पास खींच सकता है, और यही हुआ, डबल द अमाउंट ऑफर किया, खींच लिया उसको अपने पास, है ना। अगर से फॉर एग्जांपल उसको 80,000 मिल रहे थे, सीधा उसको 80,000 से 1,60,000 पे पहुंच गया। वो यहाँ पे काम करता, घिसाता, प्रमोशन मिलता तो 1,20,000 तक जाता। यहाँ पे सीधा उसको 1,60,000 मिल गया, है ना, सेम रोल पे सेम इसका, तो उसके लिए तो अच्छा है, वो तो जाएगा ही। The ability of rivals to attack position of competitive advantage relies on the gaining access to the necessary resources and capabilities. जितना आसानी से उनको उन रिसोर्स का एंड कैपेबिलिटीज़ का एक्सेस मिल सकता है, जिस रिसोर्स की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, उतना ही जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। द ईजियर इट इज़ टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन कंपनीज, द लेस सस्टेनेबल विल बी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इज़ बेस्ड ऑन देम। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, है ना, कि भाई जितना आसान है वो रिसोर्स को या फिर उस कैपेबिलिटी को ट्रांसफर करना बिटवीन कंपनीज, उतना जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। कल अगर आपको याद रहेगा तो तारक मेहता का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एपिसोड था जहाँ पर जो है नट्टू काका और बागा को ना एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपनी ने जो है अपने पास जो है खींच लिया था। कुछ तो भी उसने जाल बिछाया था, इसके अंदर जेठालाल फंस गया था। तो उसने जेठालाल ने क्या किया, नट्टू काका और बागा को काम से निकाल दिया, और नट्टू काका और बागा ने क्या कर दिया, जो जेठालाल का राइवल फॉर्म था
इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ जाकर के जो है काम जो है करना शुरू कर दिया, है ना। तो नट्टू आका और बागा जिनके बेस पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला करती थी, उसको जो है क्या कर लिया, राइवल फर्म ने अपने पास खींच लिया, है ना। ये एपिसोड मैं तुमको दिखा सकता हूँ, मतलब ये जो पूरा सीन है दिखा सकता हूँ, बट सीन ऐसा होगा कि यार वो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, जिसकी वजह से फिर मेरे को ये वीडियो को गूगल ड्राइव पर डालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मैं तुमको वो वाला पार्ट दिखाऊँ जिससे तुमको काफ़ी अच्छे से ट्रांसफरेबिलिटी वाला पार्ट जो है समझ जाएगा। पर एक काम करते हैं, मैं उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो तुम लोग अपने साइड से देख लेना। मैं अगर प्ले करूँगा तो फिर यार फिर मेरे को ये गूगल ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा, तो फिर मतलब वो मतलब ऐसा हो जाता है ना, मतलब कि आधे लेक्चर इधर 2-3 लेक्चर के लिए गूगल ड्राइव पे जाओ। तो मैं भी समझता हूँ 2 लेक्चर अपन ने ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे अपलोड किए हुए इससे पहले, क्योंकि तारक मेहता ही मैंने प्ले किया हुआ था। तो ये थोड़ा सा इशू है, मतलब अगर वो लोग कॉपीराइट क्लेम्स ना दें, मतलब स्पेसिफिकली ऐसे एजुकेशनल चैनल के लिए रखो कि यार एजुकेशनल चैनल अगर एग्जाम्पल दे रहे, है ना, तो उनके चैनल पे तो मतलब यार बच्चे सीख रहे हैं तुम्हारे इसका प्रोग्राम देख करके, कुछ कंसेप्ट का उनको लिंकेज मिल रहा है वहाँ पे, अच्छा समझ में आ रहा है, तो यार वो मेरे ख्याल से यार मतलब ऐसा कुछ हो तो, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफरेबिलिटी वाला पार्ट मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया रहेगा। जितना आसान है आपके रिसोर्स को या फिर कैपेबिलिटीज़ को ट्रांसफर करना, उतना जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। तो तारक मेहता का एक छोटा सा एपिसोड था जिसमें नटुआका और बागा को उसने एक दूसरी कंपनी वाले ने जो है अपनी तरफ खींच लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी ने। तो काफ़ी मज़ेदार एपिसोड था वो, मैंने देखा था। तो उसका लिंक मैं एक काम करूँगा तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुमको अगर किसको देखना रहेगा तो खाना खाते खाते तुम देख सकते हो वो एपिसोड, तुमको समझ में आ जाएगा कि जेठालाल का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो कैसे ट्रांसफ़र हो गया एकदम इजीली, है ना। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ तो भी मतलब दरार डाली नटुआका बागा और जेठालाल के बीच में, और उस दरार का फ़ायदा उठा करके उनको देखा करके जेठालाल ने जॉब से निकाल दिया है। तो उन्होंने उसने जाकर के जॉब ऑफर कर ली। अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, काम उनके पास था नहीं कोई, और कहीं उनको जल्दी काम मिलने वाला नहीं था। इधर सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उन्होंने भी पकड़ ली उस अपॉर्चुनिटी को, है ना। बाद में फिर उनको पता लगा कर कि जिस बंदे ने जो दरार डाली थी उसने जानबूझ के कुछ तो भी कांड किया था जिसकी वजह से दरार आई। तो फिर वो बाद में उनको पता चला, बाद में उनका मैटर सॉर्ट आउट हुआ। खैर, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रांसफरेबिलिटी वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका रहेगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे जो कि आपके रिसोर्स या फिर कैपेबिलिटी के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, और भले ही वो ड्यूरेबल है तो लेकिन उसका जो ट्रांसफरेबिलिटी वाला पार्ट है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही वो ड्यूरेबल है, स्टिल वो इरोड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आसान होगा अगर उसको ट्रांसफ़र करना बिटवीन कंपनीज, तो फिर वो जो है आपका इरोड हो जाएगा सर। तो आपके लिए ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए, आसानी से वो आपका रिसोर्स या फिर कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से 2 कैरेक्टरिस्टिक अपने को क्लियर रहेंगे। अब आते हैं सर तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपका इमिटेबिलिटी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है सर? इमिटेबिलिटी। वही है सर अपना कि कॉपी नहीं करना चाहिए आपका। अगर जितना आसानी से आपका रिसोर्स या फिर कैपेबिलिटी को कॉपी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा था जो कि आपके R&D टीम में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता था, वही वही एक आपका जो कंप्यूटर फर्म था उसने भी एक अच्छा बंदा अपने लिए ढूंढ लिया, एक अच्छा कारीगर अपने लिए ढूंढ लिया, है ना। तो फिर आपकी आपकी मतलब एक तरीके से आपकी जो कैपेबिलिटी थी वो उसने भी मैच कर ली, है ना। आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आपका आपके पास कारीगर, आपने सुना है ना अपन अभी कारपेंटिंग वगैरह अगर कारपेंटिंग वगैरह वाले फील्ड में अपन, तो अपने पास कारीगर लोग रहते हैं बहुत सारे। पेंटिंग वगैरह के फील्ड में तो कारीगर वगैरह आपके पास होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे कारीगर है जिनकी वजह से आप अच्छा काम कर पा रहे हो, और सामने वाली कंपनी के पास नहीं है, लेकिन उसको ऐसे थोड़ी ना है कि कभी इन फ्यूचर उसको कोई बंदे मिलेंगे ही नहीं, कारीगर अच्छे मिलेंगे ही नहीं, है ना। वो हो सकता है आपके कारीगर ले ले तो ट्रांसफरेबिलिटी वाला पार्ट आ जाएगा। हो सकता है वो नए कारीगर ढूंढ के लाए जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, मन लगा करके काम करते हैं, तो उसने आपका जो कैपेबिलिटी था जिसके बेस पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था वो उसने कॉपी कर लिया, है ना। तो जितना ज़्यादा आसान है उसके लिए आपके रिसोर्स को, आपकी कैपेबिलिटीज़ को जिसके बेसिस पे आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड है, जितना आसान है उसके लिए कॉपी करना वो चीज़, उतना ही जो है आपका जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। एक बार रीड कर लेते सर। इफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैनॉट बी परचेज बाय अ वुड बी इमिटेटर, इफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज कैनॉट बी परचेज बाय अ वुड बी इमिटेटर, बेसिकली वो बोल रहे हैं करके आपकी जो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़ है ना, अगर वो परचेज नहीं की जाती है, परचेज नहीं की जा सकती है आपके राइवल, मतलब जो भी रिसोर्स है या फिर जो भी कैपेबिलिटीज़ है ना, वो आपका राइवल परचेज नहीं कर सकता है, देन दे मस्ट बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो परचेज नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्रैच से उसको बिल्ड करेगा। अब स्क्रैच से बिल्ड करने जाएगा तो क्या दिक्कत होगी कि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर वो आपके आपके कारीगर नहीं छीन सकता आपसे, है ना, आपके आपके एम्प्लॉयज़ आपसे छीन नहीं सकता, तो उसको नए एम्प्लॉयज़ ढूंढने पड़ेंगे, नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो नए एम्प्लॉयज़ को अच्छा बनाने में उसको टाइम तो लगेगा, ट्रेनिंग देने में टाइम तो लगेगा, है ना। तो उसको या तो वो कैपेबिलिटी को खरीद ले
ज़्यादा पैसा ऑफर करके अपने पास अब आपके एम्प्लॉय खींच ले, या फिर वो नए एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेकर के आए और उनको ट्रेनिंग दे। अब ट्रेनिंग देने में टाइम लगेगा, है ना, तो उसको वो स्क्रैच से उनका बेस बनाना पड़ रहा है ना, स्क्रैच से उनको पूरी ट्रेन करके ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ रही है ना। तो या तो खरीदने की कोशिश करेगा, अगर खरीद नहीं पा रहा है तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करेगा, बिकॉज उसको तो आपके साथ compete करना है। तो उसको कैसे ना कैसे करके वो चीज़ को जो है हासिल करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर सके, है ना। तो या तो खरीदेगा, नहीं खरीद पा रहा है तो उसको स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू करेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आपके पास अच्छे कारीगर है, आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है ना, तो कोशिश करेगा उनको जो है डबल पैसा ऑफर करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स ऑफर करके अपनी तरफ खींचने के। अगर वो स्टिल नहीं आ रहे, आपके प्रति लॉयल है, तो नए बंदे लेकर के आएगा और उनको स्क्रैच से ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। तो बस इसमें उसको दिक्कत ये होगी कि उसको ट्रेनिंग देने में टाइम लगेगा, उनको काम सीखने में टाइम लगेगा, अच्छा बनने में टाइम लगेगा, बट उसको फिर उसके बाद और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो सामने से यहाँ पे अपने पास खींच के नहीं ला सकता है ना। हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर्स बिल्ड द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच फर्म्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बेस्ड इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। कितना जल्दी आप जो है और कितना आसानी से आप आपका आपका कॉम्पिटिटर आपके रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को कॉपी कर सकता है, ठीक है, उतना जितना जल्दी उसके लिए आसान है। बेसिकली सिंपल सी बात है कि जितना इजीली और जितना जल्दी आपका कंप्यूटर आपके रिसोर्स एंड आपकी कैपेबिलिटीज को कॉपी कर सकता है, उतना जल्दी आपका कंप्यूटर एडवांटेज जो है खत्म हो जाएगा सर। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते। फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंशियल सर्विसेज इनोवेशन लैक लीगल प्रोटेक्शन एंड आर इजीली कॉपीड। बोल रहे फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में जो इनोवेशन है वो हम लोग जो है लैक करते हैं, इतना ज़्यादा इनोवेशन होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उधर लीगल प्रोटेक्शन इतना नहीं होता है। Here again, the complexity of many organizational capabilities can provide a degree of competitive defense, where capabilities require a network of organizational routines holds effective. Basically मेरे ख्याल से मेरे को लगता है मेरा जो तुमको एम्प्लॉय वाला मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया वो ज़्यादा यहाँ पे रिलेवेंट बैठता है। फाइनेंशियल सर्विस वाले में तुम दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा अच्छा अपने ने वो है अपना जो एम्प्लॉयज़ वाला मैं तुमको पार्ट बताया कि मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है और उसके बाद अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो कोशिश करेगा कि वहाँ से मेरे एम्प्लॉयज़ को जो है अपने तरफ खींच ले, ज़्यादा वेजेस ऑफर करके, ज़्यादा सैलरी ऑफर करके, या फिर उसको जो है क्या करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ लेकर आके उनको शुरुआत से जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उसके बाद दो ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने अभी तक देखे हुए हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हमारे केपेबिलिटी के एंड रिसोर्स के, जिसके बेस पे अपना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कब तक चलेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। सबसे पहले अपन ने ड्यूरेबिलिटी देखा, फिर अपन ने देखा ट्रांसफरेबिलिटी, और तीसरा अपन ने देखा इमिटेबिलिटी। चौथा आ रहा है सर अपना क्या, चौथा आ रहा है अपना अप्रोप्रिएबिलिटी। चौथा आ रहा है सर क्या, अप्रोप्रिएबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब क्या सर, सिंपल सी बात है, जिस भी रिसोर्स या फिर जिस भी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन रहा है ना, उस रिसोर्स एंड उस कैपेबिलिटी से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। अब आपके पास एक रिसोर्स है, आपके पास एक रिसोर्स है, आपके पास एक कैपेबिलिटी है, आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि आपका जो R&D का टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा की मेंबर है, एक की मेंबर है, बहुत ज़्यादा नहीं सॉरी, एक की मेंबर है जो कि पूरी R&D टीम को संभालता है, जो कि उसका मतलब बेसिकली आपका एक R&D टीम का मैनेजर है ना। वो मैनेजर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी प्लानिंग वगैरह करता है, जो कि पूरी R&D टीम को संभालता है, जिसकी वजह से जो है अपना R&D बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। तो एक कैपेबिलिटी आपके पास है, तो कैपेबिलिटी आपके पास है, बट उससे आप सही तरीके से रिटर्न भी जनरेट आपको करते आना चाहिए। अगर आपके पास R&D टीम अच्छा है, लेकिन उसके होने के बावजूद आपकी कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना उस रिसोर्स का, फिर उस कैपेबिलिटी का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। आपके पास एक कैपेबिलिटी है, आप बोल रहे हो क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा R&D टीम है, लेकिन उस R&D टीम के होने के बावजूद, अच्छे R&D टीम होने के बावजूद आपकी कंपनी लॉस में, आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है ना। तो फिर आपके लिए कुछ इतना मतलब फिर वो आपके लिए कुछ मतलब कैपेबिलिटी है, रिसोर्स है नहीं है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है नहीं है, तो मतलब आपके लिए वो कुछ है नहीं, बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो फिर आप कैसे करोगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी रिसोर्सेज है, उससे उसके मदद से आप एक अच्छा रिटर्न भी जो है ये कर पा रहे हो, एक अच्छा रिटर्न भी जो है जनरेट कर पा रहे हो। पढ़ते एक बार। अप्रोप्रिएबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ फर्म्स ओनर टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट रिसोर्स बेस। जिस भी रिसोर्स बेस, जो भी रिसोर्स का बेस है आपके पास, जिसके बेसिस पे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको लग रहा है मिलेगा, वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपका एक अच्छा खासा रिटर्न जो है आप जनरेट कर पा रहे हो उसको यूज़ करके। इवन वेयर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर केपेबल ऑफ ऑफरिंग सस्टेनेबल एडवांटेज, देयर इज एन इशू एज टू हु रिसीव्स द रिटर्न ऑन द रिसोर्सेज। रिटर्न आपका किसको मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। मानते हैं कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज है जिसके वजह से आपको एक अच्छा सस्टेनेबल एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उसका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न किसकी जेब में जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न किसकी जेब में जाना चाहिए, रिटर्न आपके ओनर की जेब में जाना चाहिए, है ना। ओनर कौन होते हैं अपने कंपनी के, शेयर होल्डर्स, है ना। तो शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड वगैरह मिलना चाहिए। आपका प्रॉफिट आ रहा है लेकिन आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, उसका डिविडेंड अटका के बैठ रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आप उनका वो हक बनता है, तो उनकी जेब में वो जाना चाहिए, है ना।
दिस मीन्स द रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टेड टू फ्रॉम वेयर द फंड्स वर इन्वेस्टेड। जिसने फंड इन्वेस्ट किया उसके पास रिटर्न जाना चाहिए। आपकी कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर लगा रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर है, उसकी जेब में पैसा जाना चाहिए, है ना। तो जो भी बंदा आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है उसके पास वो रिटर्न जो है जाना चाहिए, रादर देन क्रिएटिंग एडवांटेज विद नो एक्चुअल रिवॉर्ड टू पीपल टू इन्वेस्ट कैपिटल। बेसिकली ऐसा आप क्या करो, ऐसी आपके आप ऐसी कैपेबिलिटीज, ऐसे रिसोर्स का जो है आपका बेस बनाओ जिससे आपको एडवांटेज तो नहीं मिल रहा है, एडवांटेज तो मिल ही रहा है, बट साथ साथ आप रिटर्न भी जो है जनरेट कर पा रहे हो। अगर आपका एडवांटेज बन रहा है लेकिन उस एडवांटेज से आपको जो उतना अच्छा रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो एडवांटेज ज़्यादा किसी कुछ काम का है नहीं, है ना। तो जो आपका एडवांटेज है वो आपका एडवांटेज ऐसा एडवांटेज होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। ये आपने जो है मेक श्योर करना है। तो मेरे ख्याल से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को क्लियर रहेंगे कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके रिसोर्स या फिर आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है ना। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जिसके बेसिस पे क्या आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो जो है डिपेंडेंट रहेगा, है ना। वो ड्यूरेबल रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, अच्छे टाइम तक वो सस्टेन कर पाएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छे टाइम तक सस्टेन हो पाएगा। अगर उसकी ट्रांसफरेबिलिटी जो है नहीं है ना, वो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, है ना। वो आसानी से इमिटेबल नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाओगे आप उसको, और अच्छे से आप एक अच्छा अप्रोप्रिएट रिटर्न उसके ऊपर जो है जनरेट कर पा रहे हो तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबल होएगा सब। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब हमारे लिए सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, कैसे उसको अपन अच्छे से लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपन उसको जो है अच्छे से सस्टेन करवा पाएंगे। सो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर रहेगा। अगर नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड हो जाएंगे, है ना। एज ऑफ नाउ जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे जो है यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे तो मेरे साथ कोई भी ये लेक्चर्स को देख नहीं रहा है, बट मैं होप कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर कोई ना कोई इस लेक्चर को देखेगा, अच्छे से फॉलो करेगा। तो जब वो बंदा इस लेक्चर को फॉलो करेगा तो आपने सुना हुआ रहेगा कि मैंने बहुत बार बोला है कि डेली टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड हुए हैं। तो आपके लिए ऐसा सीन रहेगा जो कि बाद में इस लेक्चर्स को देख रहे कि आपके लिए मैंने प्रॉपर चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ जो है वन शॉट डाली हुई रहेगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने डाली हुई रहेगी अपने हैंड रिटन नोट्स की। तो आपको जितना भी पार्ट मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में सिखाया हुआ है उस पर्टिकुलर फिर आपको नोट्स को ओपन करना है, देखना है कि उसके अंदर वो उसके जिस जो लेक्चर में आपने जो पार्ट पढ़ा है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना, वो आपको हैंड रिटन नोट से जो है जा करके लिख लेना है ना। तो वो आपको मैच करके अपने साइड से जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब अभी करंटली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे जो है अपना जो भी पार्ट मैं सिखा रहा हूँ उसका जो है हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आप इन फ्यूचर देखोगे, से फॉर एग्जांपल आप अपना सितंबर बोल रहा हूँ, Jan 25 के लिए आप जो है अटेम्प्ट दे रहे हो, तो Jan 25 के लिए आप थोड़ा टाइम बाद में भी हो सकता है देख सकते हो इन लेक्चर्स को। तो आप तब क्या करोगे, तो आपको जो है क्या तब एक पूरा स्ट्रेटअप पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर वाइज आपका हैंड रिटन नोट्स का। आपको बस सिंपली उस नोट्स को एक्सेस रहेगा, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको देखते हुए कि सारे नोट्स जो है अपने हैंड रिटन नोट्स जो है आपको खुद से अपने हाथों से बनाने, पूरा आपको एक साथ नहीं बनाना है। जितना कंटेंट अपन ने उस लेक्चर में पढ़ा है समझा है उतना ही पार्ट आपको जो है हैंड रिटन नोट से जो है देख करके जो है अपने साइड से जो है बना लेना है ना। तो मेरे ख्याल से उतना तुम समझ गए रहोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी कभार थोड़ा सा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ तो कुछ और ही तुम इंटरप्रिटेशन उसका ले सकते हो, बट समझ में आ गया रहेगा, मतलब तुम समझ रहे हो ना मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसी बात है। यहाँ पर सर मेरे ख्याल से अपने को जो है डिसेंट अमाउंट ऑफ पार्ट अपन ने देख लिया। बस चैप्टर 3 अपन और 2-3 लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा चैप्टर 3। सो यस, आगे अपन बढ़ते हैं सर, आगे अपना आगे का पार्ट देख लेते हैं कि आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। आगे अपन देख रहे हैं अभी आगे अपनी और क्या बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पार्ट यहाँ तक खत्म होता है ना। इसके आगे अपना जो है आगे अभी जो अपना नया टॉपिक शुरू होगा वो नया टॉपिक रहेगा ऑल टुगेदर, उसका कोई लिंक नहीं रहेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली अपन ने पहले समझा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहता है और उसके अंदर अपन ने जो यहाँ पे क्या देखा, उसके बाद अपन ने क्या देखा कि भाई अपन उसको कैसे सस्टेन करवा पाएंगे, है ना। कितने टाइम तक वो सस्टेन हो पाएगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके ऊपर अपन ने जो उसके लिए अपन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। तो मेरे ख्याल से वो तुमको क्लियर रहेगा। आगे अपन अभी थोड़ा सा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा अपना नाच के कार्यक्रम में। अकॉर्डिंग टू पॉटर स्ट्रैटेजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पॉटर भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई अपनी जो स्ट्रैटेजीज है ना वो अलाउ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके फ्रॉम 3 डिफरेंट बेसिस। 3 डिफरेंट बेसिस को आप यूज़ कर सकते हो और उन 3 डिफरेंट बेसिस को यूज़ करके आप अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो अपने लिए, और उन स्ट्रैटेजीज की वजह से आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिलेगा। एक सेकंड ना, ओके। तो पॉटर भाई साहब सिंपल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पॉटर भाई साहब कि भाई अपना जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो अपने को मिलता है अच्छी स्ट्रैटेजी बना करके।
तब 3 तरीके की स्ट्रैटेजी अपन देखने वाले हैं, है ना, जिन 3 स्ट्रैटेजी से आप जो है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिल सकता है ना। सबसे पहला कौन सा स्ट्रैटेजी आ रहा है, कॉस्ट लीडरशिप। कहीं ना कहीं मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी इसको जो है हल्का हल्का डिस्कस किया हुआ है, अब अपन डिटेल में करेंगे। दूसरा आता है डिफरेंशिएशन, तीसरा आता है फोकस, है ना। तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है फोकस, है ना। ये 3 तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होती है मेनली, है ना। मेनली ये 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है। इन 3 टाइप की स्ट्रैटेजी में से कोई भी स्ट्रैटेजी आपका बिजनेस चूज कर सकता है और उसके बेसिस पे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। पॉटर कॉल दीज बेसिक जेनरिक स्ट्रैटेजी। इन 3 स्ट्रैटेजीज को पॉटर ने क्या बोला, पॉटर बोल रहा हूँ पॉटर ने क्या बोला, जेनरिक स्ट्रैटेजीज बुलाया। इसको अपन बोलते हैं माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज होती है उसके अंदर, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। These strategies have been termed generic because they can be pursued by any type or any size of business firm. इसको जेनरिक इसलिए बोला गया क्योंकि कोई भी साइज की, कोई भी टाइप की बिजनेस फर्म जो है इसको अडॉप्ट कर सकती है, एंड इवन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ भी इसको जो है ऐसी जो अपनी जो ये स्ट्रैटेजी है उसको जो है अडॉप्ट कर सकता है सर। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, है ना। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बेसिकली सिंपल स्ट्रैटेजी। इसका एक एग्जांपल दूँ तो इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, अगेन वही एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा। जियो, रिलायंस जियो, मुकेश भाई ने जो है क्या किया, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे अपनाया। मैंने ये पार्ट शायद से डिस्कस किया था आपको चैप्टर 2 के अंदर जब अपन पढ़ रहे थे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। उसके अंदर अपन ने जो है जियो का एग्जांपल लिया था, है ना। अपन ने वहाँ पे क्या समझा था कि मुकेश भाई ने क्या किया, मुकेश भाई सोच रहे थे कि उनको इंटरनेशनल जाना था, है ना। तो इंटरनेशनल में सेम स्ट्रैटेजी जो है उनकी काम नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है सस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। बाहर जो है ऐसा नहीं होता है कि सस्ता प्रोडक्ट चलेगा। बाहर ऐसा होता है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ना, जो कि वैल्यू लेडन प्रोडक्ट है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यू दे रहा है, वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे चलता है। बाहर प्राइस इनसेंसिटिव लोग हैं, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव लोग हैं कि आप थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे स्ट्रेट अवे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। इंडिया में ऐसा चलता है। तो मुकेश भाई ने क्या किया, इंडिया में अगर अपन देखते हैं तो जियो को सबसे पहले मुकेश भाई ने फ्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने पैसा चार्ज करना शुरू किया, लेकिन जब पैसा चार्ज करना उन्होंने शुरू किया तो एकदम ही हाई प्राइजेस चार्ज करना शुरू नहीं किए उन्होंने। वोडाफोन, आइडिया, है ना, एयरटेल, ये लोग पहले बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस चार्ज करते थे। इनके जो प्लान्स अगर तुम देखोगे ना, 3G 2G के लिए ये लोग 300 400 रुपये चार्ज करते थे महीने भर का, और अनलिमिटेड डेटा वगैरह भी नहीं मिलता था, लिमिटेड MB मिलती थी पूरे महीने की, है ना। तो वोडाफोन, आइडिया, भारतीय एयरटेल, है ना, इन लोगों ने बहुत पैसा छापा, बहुत महंगे महंगे प्लान्स बेचते थे इंडिया के अंदर। मुकेश भाई ने जियो के साथ वो नहीं किया। जब उन्होंने पैसा लेना शुरू किया तो उन्होंने बहुत कम प्राइजेस सेट किए, है ना। 150-200 रुपये, 150 से 200 रुपये के उन्होंने प्राइस रेंज में जो है उन्होंने खेलना जो शुरू किया। आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़े से प्राइजेस बढ़े हैं, है ना। जियो और एयरटेल के दोनों ने थोड़े थोड़े प्राइजेस अपने बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को मतलब ये इसलिए मेरे दिमाग में जो है ये बात भी आ रही है, ये वाला एग्जांपल भी आ रहा है। तो आज ही मेरे ख्याल से एयरटेल ने, जियो ने 2-3 दिन पहले बढ़ाए थे, और एयरटेल ने आज की डेट में 29 जून को जो है अपने जो प्राइजेस है, प्लान के प्राइजेस है, उसको 10 से 12% से जो है बढ़ा दिया है ना। लेकिन मुकेश भाई ने जो है ऐसा जो है अभी किया है। इतने साल से तो हम अपन देख रहे थे मुकेश भाई, मतलब आज की डेट में अगर तुम देखोगे अपने प्लान्स, तो सबसे सस्ता तुमको जियो का ही मिलेगा। कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, प्राइस डिफरेंस इतना नहीं रहेगा, बट स्टिल सस्ता तो आपको जियो ही मिलेगा आज की डेट में भी, है ना। तो मुकेश भाई ने एक यहाँ पे दिमाग चलाया और इंडियन कंज्यूमर को अच्छे से समझा कि यार, इंडियन कंज्यूमर बोलता है कि यार मेरे को जो है तुम प्राइस सस्ता रखो, मेरे को ज़्यादा प्राइस नहीं देगा। बिकॉज इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो मिडिल क्लास वाले लोग इतना स्पेंड नहीं करते, है ना। वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, और ना ही उनकी वो स्पेंड करने की इच्छा रहती है। वो लोग बोलते हैं कि यार अपना लिमिटेड स्पेंडिंग होना चाहिए और अपने को डिसेंट उसके बेस पे रिटर्न मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। तो मुकेश भाई ने यही चीज़ को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया और लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को जो है अपनाया, है ना, कॉस्ट लीडरशिप को अपनाया कि यार मैं जो है एक अच्छा कॉस्ट जो है मेरे जो प्रोडक्ट्स को जो बनाने का कॉस्ट है वो मेरे को कम लगना चाहिए। मुकेश भाई अपन जियो की बात करें तो सर्विस वो वहाँ पे जो है देते, तो अपनी जो सर्विस का कॉस्ट है वो अपन कम रखेंगे, और जब अपन कंज्यूमर से भी प्राइस चार्ज करेंगे वो कम करेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स। हम लोग जो है हमारा प्राइस जो है कम रखेंगे। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अपन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है उन्होंने नोट्स के अंदर। कॉस्ट लीडरशिप एम्फेसिस ऑन प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एट वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी उन कंज्यूमर्स के लिए काम होती है जो कि प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं। इंडिया के अंदर प्राइस सेंसिटिव जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। प्राइस सेंसिटिव मतलब सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड जो है बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, है ना। उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा उसकी डिमांड पे, भले आपने थोड़ा सा भी प्राइस बनाया, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे जो है
सारे अभी मैंने आपको बताया जियो ने एयरटेल ने अपने थोड़े से प्लान्स के प्राइस है वो थोड़े से बढ़ा दिए, है ना। तो अब जो इंडियन कंज्यूमर रहेगा ना वो देखेगा कि यार इन दोनों ने बढ़ा दिया, वोडाफोन आइडिया ने नहीं बढ़ाया, चल सिम कुमार पोर्ट वोडाफोन आइडिया में जाएंगे। 10 से 12% का इंक्रीमेंट हुआ है उनके प्राइस के अंदर। देख रहे वोडाफोन आइडिया बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, वोडाफोन आइडिया नहीं बढ़ा रहा है, स्विच मार देगा इंडियन कंज्यूमर एकदम से, है ना। इतने टाइम से वो जियो का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, जियो की सर्विसेज यूज़ कर रहा है, जियो ने जैसे 10% प्राइस को बढ़ाया उसने सीधा स्विच मार दिया वोडाफोन आइडिया पे, है ना। तो भले ही वोडाफोन आइडिया का जो इंटरनेट का सर्विस है क्वालिटी वो जियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो, है ना, इतना सर्विस उनका अच्छा नहीं हो, जियो का सर्विस ज़्यादा हो, उनसे बेटर हो, ज़्यादा अच्छा हो, है ना, स्टिल वो उस चीज़ को देखेगा नहीं। वो बोलेगा कि अब प्राइस क्यों बढ़ाया तूने, प्राइस बढ़ाया, मैं मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो ब्रांड है उसको स्विच कर दूंगा, है ना। मैं मेरा ब्रांड जो है मैं वो क्या कर दूंगा, स्विच करूंगा। तो वो प्राइस सेंसिटिव लोग, मतलब ऐसे लोग जिनको प्राइस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अगर तुमने थोड़ा भी प्राइस इंक्रीमेंट किया ना तो वो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, है ना, वो तुम्हारी सर्विस को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, वो इंस्टेंटली ब्रांड को स्विच कर लेंगे, है ना। तो वो ऐसे वैसे वैसे पार्टी को, वैसे और कस्टमर को अपन बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, है ना। और दूसरी तरफ एक दूसरा कंसेप्ट आता है प्राइस इनसेंसिटिव। प्राइस इनसेंसिटिव में क्या होता है सर, प्राइस इनसेंसिटिव में भले तुम प्राइस बढ़ाओ चलेगा, हम देखेंगे तुम्हारे क्वालिटी को, हम देखेंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस को, हम देखेंगे वैल्यू को। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बाकी ब्रांड से अच्छा है, तुम्हारा प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से अच्छा है, तो तुम भले ही थोड़ा हमसे उससे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर रहे हो ना एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, हम स्टिल तुम्हारे ब्रांड का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखता है। तुम्हारा तुम्हारा जो बाकी के प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, बाकी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, उससे कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोडक्ट जो है अच्छा है ना। तो भले ही हम उसके लिए हाई प्राइस भी थोड़ा सा देने के लिए तैयार है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस भी उसके लिए देने के लिए हम तैयार है। तो प्राइस इनसेंसिटिव वो कस्टमर है जो कि प्राइस को नहीं देखता, है ना, वो देखता है यार कि वैल्यू कितना मिल रहा है मेरे को मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है फिर सर्विस है उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितना अच्छा क्वालिटी का वो मेरे को प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है ना। वो चीज़ें देखेगा। और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर क्या देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा वैल्यू क्या दे रहा है प्रोडक्ट, वो ये नहीं देखेगा परफॉर्मेंस कैसा है ना, वो कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा प्राइस को। प्राइस बढ़ा मतलब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, है ना। अगर प्राइस सस्ता है इसका तो मैं इसको यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद जो है फीचर्स वगैरह वो कंसिडर करेगा, अगर कंपेटिटिव प्राइस पे अगर उसको कोई 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो फिर वो फीचर्स की तरफ जाएगा, है ना। कहीं पे उसको सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो ऑलवेज सस्ते प्रोडक्ट को ही प्रीफर करेगा, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझना है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब क्या, तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर बेसिकली आप आपके प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए देखते हो। आप स्टैंडर्डाइज मतलब क्या, स्टैंडर्डाइज मतलब कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वॉच है ना, मेरे पास ये वॉच है, तो ये वॉच को जो बनाने का तरीका है ना, ये वॉच को बनाने का तरीका अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही तरीके से ये पूरा वॉच बनना चाहिए, है ना। कि यार मतलब पूरा प्रोडक्ट, मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने स्टैंडर्डाइज करके रखा है, एक जैसा ही प्रोसेस है ना। मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर उस प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। एक प्रोसेस मैंने बनाया है, अब उसी प्रोसेस के चलते मेरे सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, है ना। एक ही प्रोसेस से मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसके अंदर प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, प्रोसेस सेम होना चाहिए। उसी प्रोसेस को जो है यूज़ करते हुए आप आपके सारे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करो। यानी कि आप बोल सकते हो कि आप स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, और फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा बन करके वो भी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्रोसेस सेम था, है ना। 2 प्रोडक्ट मेरे एक ही प्रोसेस से निकले तो कहीं ना कहीं आपके जो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कहलाए जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस सेम था, उसी प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट निकले हुए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रहेगा। तो आपका जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है उसके अंदर अपन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे, काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट पे बनाते और लो कॉस्ट पे उसको जो है ऑफर करते हैं प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर को। अगला हमारा जो स्ट्रैटेजी आ रहा है वो स्ट्रैटेजी आ रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या दिक्कत है सर, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो है आपका अपोजिट स्ट्रैटेजी और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी के अपोजिट स्ट्रैटेजी है पूरा, है ना। इट इज अपोजिट टू योर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या है सर, इट इज अपोजिट टू योर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडर के अंदर आप सबसे सस्ता दे रहे थे, अब डिफरेंशिएशन के अंदर आप सबसे सस्ता नहीं दोगे, डिफरेंशिएशन के अंदर आप जो है आपका प्रोडक्ट यूनिक रखोगे। डिफरेंशिएशन को अपन ने बहुत बार इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कुछ तो भी यूनिकनेस के साथ आप आपके प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हो मार्केट के अंदर, कुछ तो भी यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट के अंदर है ना। कुछ तो भी ऐसे फीचर्स है, कुछ तो भी ऐसे उसकी परफॉर्मेंस है जो कि बाकी प्रोडक्ट से हटके है, अलग है, यूनिक है। कुछ तो भी इनोवेटिव फीचर्स आपने उसके अंदर डाले हुए, कुछ तो भी क्रिएटिविटी आपने उसके अंदर भरी हुई है। तो जब आप इतने सारी क्रिएटिविटी उस प्रोडक्ट के अंदर लेकर आ रहे हो, इतना सारा इनोवेशन उसके अंदर कर रहे हो, तो प्राइस भी आप उसके लिए सस्ता चार्ज नहीं करोगे, है ना। प्राइस भी आप कहीं ना कहीं जो है एज कम्पेयर टू योर कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रैटेजी वाली फर्म
आप कहीं ना कहीं उससे प्राइस जो है ज़्यादा चार्ज करोगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे फीचर्स लेकर के आ रहे हो, आपका ध्यान इस बार प्राइस पे नहीं है, आपका ध्यान है उसके फीचर्स पे, उसके इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे, यहाँ पर आपका ध्यान है ना। आप चाहते हो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे कंज्यूमर लोग खरीदे जो कि प्राइस इनसेंसिटिव है, प्राइस का फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू दो, फीचर्स दो, इनोवेशन दो, क्रिएटिव फीचर्स दो, है ना, क्रिएटिव चीज़ें दो। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कुछ तो भी यूनिक प्रोडक्ट बनाओगे और उस यूनिक प्रोडक्ट के हिसाब से आप प्राइस को चार्ज करोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चार्ज करो ये सर। तो डिफरेंशिएशन इज अ स्ट्रेटजी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस कंसिडर्ड यूनिक, हटके, इंडस्ट्री वाइड एंड डायरेक्टेड एट कंज्यूमर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। ऐसे कंज्यूमर लोग हमारे टारगेट पे होते हैं जो कि प्राइस इनसेंसिटिव है, जिनको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। हाई प्राइस चार्ज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फीचर्स उसके फिर तुमको उस हिसाब से देने पड़ेंगे। तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करना चाहिए, है ना। वैल्यू वाला प्रोडक्ट हमको दो, है ना, वैल्यू वाला प्रोडक्ट दो हमको, फिर हमको जो है क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोडक्ट दो, तो हम उसके लिए प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है ना। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, यूनिक प्रोडक्ट बना करके आप जो है आपके कस्टमर तक जो है पहुंच सकते हो। तीसरा जो आपका यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी आ रहा है वो आ रहा है फोकस स्ट्रैटेजी, है ना। फोकस के अंदर आप दो तरीके से फोकस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, या तो फोकस डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हो। फोकस ये वर्ड मतलब क्या, फोकस ये मतलब क्या कि आपका एक टारगेट आपका एरिया है, आपके पास एक टारगेट कस्टमर बेस है, एक छोटा सा टारगेट कस्टमर बेस है। से फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वॉच बना रहा हूँ, है ना, वॉच में भी मैं जिस टाइप की वॉच बनाता हूँ ना, मैं सिर्फ किड्स के लिए वॉच बनाता हूँ, है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ किड्स के लिए वॉच बनाता हूँ सर। वॉचेस अब आपके मेल्स भी पहनते हैं, फीमेल्स भी पहनते हैं, अडल्ट पहनते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो बूढ़े लोग रहते हैं थोड़े से एंटिक टाइप की वॉचेस पहनते हैं, बच्चे भी वॉचेस पहनते हैं, है ना। बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग फीचर्स के साथ वॉचेस आते हैं आज की डेट में, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, आप एक छोटा सा मार्केट देख रहे हो, है ना। आप पहले बोल रहे हो कि मैं वॉच की इंडस्ट्री में हूँ, है ना, मैं वॉच बनाऊंगा, है ना। वॉच की इंडस्ट्री ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। फिर आप क्या देख रहे हो, उसके अंदर आप जो है आपकी इंडस्ट्री को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हो कि यार मैं देख रहा हूँ करके किड्स की अलग इंडस्ट्री चलती है ना, किड्स के लिए वॉच चीज थोड़े अलग टाइप के बनते हैं, है ना, अलग पैटर्न होते हैं, अलग फीचर्स रहते हैं। तो मैंने बोला करके यार मैं जो वॉच बनाऊंगा ना, मैं सिर्फ किड्स के लिए वॉचेस बनाऊंगा, है ना। मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ किड्स वाले कंज्यूमर पे, है ना। मेरा जो कंज्यूमर होगा, मेरा जो कस्टमर होगा, मेरा जो कंज्यूमर होगा वो किड्स होंगे, है ना, वो किड्स होंगे। तो मेरे को सिर्फ उधर ही फोकस करना है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या करिए, पहले मैंने फोकस ढूंढा कि यार मैं इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करूंगा, उसके अंदर भी मैंने एकदम बोला करके मैं सिर्फ किड्स के लिए ही वॉच बनाऊंगा। तो मैं एक नैरो मार्केट को मैं कीटर करने वाला हूँ, है ना। मैं एक छोटी सी मार्केट है ना। अभी यार किड्स कितने होंगे, मतलब ऐसे किड्स कितने होंगे जो कि वॉच पहन रहे, है ना। तो मैं सिर्फ ऐसी जनता को केटर करना चाहता हूँ, मैं पूरे पूरे आपकी दुनिया को, एडल्ट्स को, टीनेजर्स को, मैं इनको केटर नहीं करना चाहता। जो छोटे बच्चे हैं, से फॉर एग्जांपल आपके 4 साल से लेकर के 10 साल तक के जो बच्चे हैं, मैं उस कैटेगरी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वॉचेज बनाना चाहता हूँ, है ना। 10 से अबव एज वाली जो कैटेगरी होती है उनका टेस्ट जो है बदल जाता है। मैं उस टेस्ट वाली कैटेगरी को ऑफर नहीं करने वाला हूँ। मेरे जो प्रोडक्ट ऑफर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 से लेकर 10 साल तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए होंगे, है ना, उनके लिए मैं वॉचेस बनाऊंगा। तो मैंने एक छोटा सा नीश पकड़ा, अपन बोलते हैं ना नीश, एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा मार्केट अपन ने पकड़ा है, एक छोटा सा अपन ने मार्केट का सब मार्केट पकड़ा हुआ है ना, ये बोल सकते हैं अपन, सब मार्केट पकड़ा हुआ है, छोटा सा एक एरिया पकड़ा हुआ है। अब मेरे ऊपर है कि मैं इस छोटे से एरिया के अंदर या तो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करूँ या तो डिफरेंशिएशन फॉलो करूँ। यानी कि 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए जो मैं वॉचेस बना रहा हूँ वो मैं यूनिक फीचर्स के साथ बनाऊँ, डिफरेंशिएशन करूँ और हाई प्राइस चार्ज करूँ, या तो मैं जो है उसके अंदर जो है सिंपल रखूँ उसको और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ और सस्ते दाम पे जो है उस कैटेगरी, उस कंज्यूमर को जो है मेरा प्रोडक्ट बेचूँ। या तो मैं फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप करूँ या तो मैं फोकस्ड डिफरेंशिएशन करूँ। बस ये फर्क पड़ता है इन 3 स्ट्रैटेजीज के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये 3 स्ट्रैटेजी तुमको समझ में आ गया रहेगा। अब फोकस स्ट्रैटेजी को भी अपन रीड कर लेते हैं, क्या अपन ने नोट्स के अंदर अपन ने लिखा हुआ है। फोकस मीन्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विथ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप बड़ा ही छोटा है, 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे, है ना, और इनकी अलग टेस्ट रहती है। 10 से जो अबव वाले बच्चे रहेंगे, 10 से 20 वाले, 10 से 18 वाले, उनकी टेस्ट अलग रहेगी। 4 से 10 वालों की टेस्ट अलग है, कार्टून्स वगैरह ये सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहेंगे। 10 के अबव अपन ऊपर चले जाते तो बॉलीवुड वगैरह वो सारी चीज़ों में अपन जो है घुस जाते हैं। कोई भी मतलब अपने टेस्ट बदल जाती है ना, टेस्ट बदल जाती है अपनी। तो उस टेस्ट के हिसाब से देखते हो आप एक स्मॉल ग्रुप उठाते हो और उस स्मॉल ग्रुप में उठा करके या तो आप कॉस्ट लीडरशिप अपनाओ या तो डिफरेंशिएशन बनाओ। उसको अपन बोलेंगे फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप या फिर फोकस्ड डिफरेंशिएशन। आगे इसके ऊपर डिटेल चर्चा होने वाली है, बिल्कुल टेंशन मत लो,
आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये 3 स्ट्रैटेजी पे अपना डिस्कशन होगा। ये 3 स्ट्रैटेजी के साथ ये जो 3 स्ट्रैटेजीज अपन ने अभी यहाँ पर डिस्कस किया जिसके बेसिस पे अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ऐसा किसका बोलना है? माइकल पॉटर का बोलना है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज को अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में अपन इसको इस लेक्चर को यहीं पे अपन एंड कर रहे हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया रहेगा। चैप्टर 3 के अंदर ज़्यादा कुछ अभी और डिस्कस करने के लिए बचा नहीं है। ये जो 3 स्ट्रैटेजीज है इन्हीं को अपने को डिस्कस करना है, उसके साथ अपना चैप्टर 3 जो है ख़त्म हो जाएगा। कल के लेक्चर में बड़ा मज़ा आने वाला है बिकॉज अपन कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करने वाले। टाइम मिला तो डिफ्रेंशिएशन को भी करेंगे, जैसा भी होता है कल के लेक्चर में अपन उसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपन इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं। एक बार रीड कर लेना अपना अच्छे से, घर पे जाकर के एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ। सितंबर 24 तुम्हारे लिए खासकर, क्योंकि तुम लोग जो है अभी रिसेंटली जो है तुम्हारा मतलब अटेम्प्ट आने वाला है, तो एग्ज़ाम तुम्हारे मतलब नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे। तो तुम लोग डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। हैंड रिटन नोट बनाना बहुत ज़्यादा तुमको एंड के टाइम पे वो काम आने वाले। Jan 25 वाले आराम से तुम्हारे हिसाब से जैसे तुमको जो है तैयारी करनी है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाल फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अगले लेक्चर में अपन आएंगे तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ का डिस्कशन अपन शुरू करेंगे। बस उसके बाद उसके साथ फिर हमारा जो चैप्टर 3 है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, और ध्यान रखो अपना, टाइम टू टाइम अपने नोट्स वगैरह लिखते रहो। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लेना। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।